हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एरियम्स एंड फ्रेजेस। अगर आप किसी भी टाइप के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको बिना रटे किस तरीके से एरियम्स एंड फ्रेजेस याद करने में इसके हम ट्रिक बताएंगे अपने इस क्लास में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में बिना देर किए। पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एडियम्स एंड फ्रेजेस को हम याद किस तरीके से करेंगे। एडियम और फ्रेजेस को याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक यही है कि आप जब एडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ रहे हो तो उसको रटो मत, क्योंकि रटोगे तो आपको याद तो होने से रहा। इतने सारे एडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, आप किस किस को रट के याद करके रखोगे। तो इसका बेस्ट तरीका होता है आप जो भी एडियम्स पढ़ रहे हैं या फिर जो भी फ्रेजेस पढ़ रहे हैं आप उसका इमेजिन करो। आप जब उसका इमेजिन करोगे तो वो चीज आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगी और आप इसको पूरी लाइफ टाइम तक नहीं। हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को और देखते हैं अपने एग्जाम्पल्स को। यहाँ पे लिखा गया है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल इंग्लिश में इसका इंग्लिश निकलेगा होल एंड सोल। ठीक है, हिंदी अगर हम आप लोग को बताएं तो इसका हिंदी होता है सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा का क्या मतलब होता है, अब इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए घर में आप लोगों ने कई बार बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा कि भाई फलानी जो है वो अपने घर की सर्वे सर्वा है, मतलब उनके आदेश के बिना उस घर में कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है इसके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब जिला अधिकारी जो होता है, जिला अधिकारी जो होता है वो अपने पूरे जिले का सर्वे सर्वा होता है। जो कहेगा पूरी जिम्मेदारी जो होती है उसकी होती है। वहाँ पे बुरा भी दुर्घटना हो जाए तब भी वो जिला अधिकारी का ही जिम्मेदारी होता है। ठीक है, तो सर्वे सर्वा का मतलब वही होता है जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी, चाहे उनकी जितनी चाहे वो घर की हो। अब हम दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया है एड फ्यूल टू फायर। इसका जो इंग्लिश में नहीं निकलेगा वो निकलेगा टू मेक द मैटर वर्स से। जिसका हिंदी नाम क्या है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आग में घी डालना। आग में घी डालना। मान लीजिए दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई हो रही है, वो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, उससे में तीसरा व्यक्ति आके बोल जाए कुछ कि हाँ हमने, मान लीजिए उसकी चांटी चाय के लिए ही बोल रहे हो कि मैंने भी सुना था ये तुम्हारी बुराई कर रहा था या फिर तुम्हें गाली गलौज दे रहा था। तो ऐसे में जिसके लिए कहा जाएगा वो तो और भी गुस्सा हो जाएगा, हाँ तुमने मेरे लिए ऐसा कहा, तो और भी मारपीट करने लगेगा ना। तीसरा व्यक्ति यहाँ पे क्या कर रहा है, तीसरा व्यक्ति यहाँ पे आग में घी डालने का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या अगला हमारा लिखा गया है एन एप्पल ऑफ वंस आइज, यानी कि वेरी डियर, आंखों का तारा होना। आप लोगों ने सुना आंखों का तारा, आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। इसका क्या एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है राजू द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर आइज। मतलब राजू जो है अपने माता पिता का एक लौता बेटा है, इसलिए वो अपनी माता की आंखों का तारा है। किसकी आंखों का तारा है, माता की आंखों का तारा है। भाई आप सब भी अपने अपने माता पिता के आंखों के तारे ही हैं। ठीक है, इसीलिए तो आप लोग को इतना पढ़ाया लिखाया जा रहा है ताकि आप लोग भी टिमटिमाते ही चमकते रहे। तो भाई सिर्फ राजू ही नहीं अपने माता जी के आंखों के तारा है, बल्कि आप सब भी अपने माता पिता के आंखों के तारे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप पढ़िए लिखिए और उनका नाम रोशन करिए और हमेशा टिमटिमाते रहिए आकाश। एक रैंडम, इसका इंग्लिश में क्या निकलेगा, विदाउट एनी एम, मतलब बिना किसी उद्देश्य का काम करना। ऐसे मान लीजिए आप दो दोस्त हैं और आप दोनों के बीच लड़ाई हो गई, जो आप कुछ टाइम से 1 हफ्ते 2 हफ्ते से बात नहीं कर रहे हैं और किसी ने अचानक से फोन कर दिया, भले उसने जानबूझ के किया हो, लेकिन कॉल उठाने पे हाँ कैसे याद किया, तो बोल रहे बस यूं ही रैंडमली याद कर लिया मैंने तुमको, ऐसे ही याद कर लिया। तो उसका क्या यही होता है, क्या हमारा बिना उद्देश्य का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द सोल्जर्स फायर देयर गन्स एट रैंडम, मतलब जो हमारे जो सैनिक हैं वो बिना किसी उद्देश्य के ही बंदूकें चला रहे हैं। ठीक, बेड ऑफ रोजेस, ए बेड ऑफ रोजेस, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, स्वीट कंफर्टेबल, मतलब बहुत सुखदायी आराम। जिसका क्या अर्थ निकल रहा है, फूलों की सेव, कहते हैं ना फूलों की सेव हो कांटों की वैसा गाना आप लोगों ने सुन रखा है। मतलब बिस्तर जो हो आरामदायक हो, रास्ते भले ही हमारे कठिन हो। ठीक है, और इसी चीज के लिए तो आप लोग पढ़ रहे हैं भाई, रास्ते भले ही कठिन, संघर्ष के जो हमारे रास्ते हैं वो भले ही कठिन है, लेकिन आने वाले समय में जब हम रात को
अपने कमरे में जाएं तो एक ऐसा बिस्तर मिले जहाँ पे हम सुकून भरी नींद सो सके। ठीक है, इसीलिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष इसीलिए किया जाता है ना, ताकि आपको अच्छे से लाइफ सर्वाइव कर सको। यहाँ देखिए क्या लिखा है, इसका हम प्रयोग किस तरीके से किए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। यहाँ पे लिखा गया है कि प्रधानमंत्री के पद हो जाने से फूलों का बिस्तर नहीं होता। प्रधानमंत्री के पद पे भी हो जाने से फूलों का बिस्तर नहीं होता है। अच्छा, जो प्रधानमंत्री हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री तो है, पूरे देश को चलाने वाले इंसान तो है, लेकिन उनके लिए फूलों का बिस्तर नहीं है। क्यों? वो सुकून से सो ही नहीं सकते, वो सुकून से सो ही नहीं सकते। उनके पास हजारों काम है, ढेरों सारे काम है, और हर एक काम को देखना है तो सुकून से कैसे सो सकते हैं। इसीलिए कहा गया है नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। उनके पास एक कंफर्टेबल तो है ही नहीं। ठीक, यहाँ पे आगे देख लेते हैं क्या लिखा था, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? बैज ऑफ क्यूरल, मतलब झगड़े की जड़। झगड़े की जड़, दो बहनों में लड़ाई हो रही हो और उसमें मान लीजिए चॉकलेट के लिए लड़ाई हो रही हो, तो यहाँ पे जो झगड़ा हो रहा हो किसकी वजह से हो रहा हो? चॉकलेट्स की वजह से हो रहा है। तो अभी झगड़े की जड़ कौन है? चॉकलेट्स है। तो किस केस को देख लेते हैं। कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर जो है हमारा, वो इंडिया और पाकिस्तान के झगड़े की जड़ है। कश्मीर को लेके ही लड़ाई होती रहती है, कभी पाकिस्तान वाले हमला कर रहे हैं, कभी इंडिया वाले हमला कर रहे हैं। कर दोनों रहे भाई, कश्मीर हमारा बचा रहे, इंडिया वाले चाहते के साथ हो, पाकिस्तान वाले चाहते हो के साथ हो। ठीक है, तो कश्मीर जो है वो हमारा मुद्दा बना रहता है, किसकी? लड़ाई की मुद्दा बना रहता है दो देशों के बीच में। ठीक है, अब चलिए हमारा अलाफिंग स्टॉक, यानी एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल, हंसी का पात्र। ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसी बातें भी करता हो जिसकी बातें सुन के हंसी आ जाए, बिन अपने आप ही आ जाए, रोक पे चाहे जितना रोकने की कोशिश करो रुके ही ना। ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिनकी बातों पे अक्सर ही ऐसा रिएक्ट को देखा जाता है। यहाँ पे हमने यूज क्या कर रखा है, पुलिस आर्ग्यूमेंट हैज मेड इफ एंड लाफिंग स्टॉक ऑफ ऑल, मतलब उनका मूर्खता पूर्वक करके उन्हें सबके बीच में हंसी का पात्र बनाता है। ठीक है, अगर हम देखें तो क्या है अगला है अकाउंट, तो यानी कि रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होना, किसी चीज के लिए उत्तरदायी होना। जैसे आप कोई काम करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है ना। आप अगर कॉपी लिख रहे हैं, इसमें क्या गलत होगा क्या सही होगा, ये जिम्मेदारी तो आपकी हुई, इसकी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप होंगे। गलत सही तो आपके लिखा है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबल आप। यहाँ पे यूज क्या किया गया, यू अकाउंट फॉर योर लॉस, मतलब तुम खुद ही उत्तरदायी हो अपने इस जो भी आपके साथ लॉस हुआ है, इसकी जिम्मेदार कौन है? तुम इसकी उत्तरदायी कौन है? अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है ए फॉर कैरिंग, यानी कि वेरी डिस्टेंस, यानी कि दूर की। हिंदी नाम क्या होगा इसका? दूर, बहुत दूर की बात है वो। तो अभी भाई कहते हैं ना, भाई अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी दिल्ली बहुत दूर है, मतलब कोई काम करने जा रहे हैं, उसका रिजल्ट आने में बहुत समय लगेगा, आपको पता किसी की जगह पे कहा जाता है। और इंडिया टू कंट्रोल इन शेयरिंग पॉपुलेशन इज स्टिल फॉर कैरिंग, मतलब भारत के लिए अभी जनसंख्या पे नियंत्रण पाना बहुत दूर की बात है। भारत की जनसंख्या को नियंत्रण पाना बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंट विद। इसका मतलब क्या होता है के अनुसार, आप किसी के अनुसार काम करते हैं। जैसे टीचर ने आपको कहा कि आप इस होमवर्क करके आओ, तो आपने टीचर की मानी, आप होमवर्क करके गए। अगर किसी ने आपको कहा कि आप इतने लेसन लर्न करके सुनाओ, आपने उसकी बातें मानी, आपने लर्न की। अगर किसी ने कहा कि आप बाइक से नहीं बल्कि साइकिल से मार्केट जाइए, तो आपने उसकी बातें मान ली और उसका काम कर लिया। तो ये क्या होता है, ये हमारा अकॉर्डिंग टू होता है। इसका भी हम तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया आई एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ माय एल्डर ब्रदर, मतलब कि मैं अपने बड़े भाई के कहा अनुसार ही काम करते हैं। क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया है एज फॉर एज। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, सो फॉर एज। इसकी हिंदी में अगर हम बात करें, इसकी हिंदी में मतलब होता है जहाँ तक कोई अनुमान लगाया जाता है कि जब हमें उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता होता कि ये चीजें एक्चुअल में ऐसी हैं, तो हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। उस जगह में जहाँ तक सभी यूज करते हैं, एज फॉर एज का यूज करते हैं। उसका यूज किस तरीके से किया गया इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया एज फॉर एज
आई नो हरी इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि जहाँ तक मुझे पता है, पूरा श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि हरी कक्षा में अच्छा लड़का है। ठीक है, क्या है हमारा अगला है बैग एंड बैगेज। इसका क्या मीनिंग विद ऑल द बिलोइंग्स का हिंदी क्या मतलब होता है, बिस्तर बोरिया के साथ में। इसका हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं, मान लीजिए मोहल्ले में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो चोरी करता हो, ठीक, और हमें एक दिन पता चल जाए, मोहल्ले वालों को पता चल जाए कि यही व्यक्ति है जो चोरी करता है, और उसको भी भनक लग जाए कि मुझे मोहल्ले वाले पहचान गए हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए क्या करेगा, वो रातों रात फरार हो जाता है ना। सुबह देखो कि आप गायब हो जाएगा, रूम में अपने रहेगा ही नहीं, आपको मोहल्ले में दिखेगा ही नहीं। किसी को हम क्या कहते हैं, भैया वो गायब हो गया है, बिस्तर बुटिया के साथ वो चला गया है। ठीक है, तो आइए इसका यूज हम देखते हैं किस तरीके से हमने इसका यूज किया है। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज इन 1947, मतलब कि 1947 में अंग्रेज अपने बिस्तर बुटिया के साथ भारत को छोड़कर चले गए। ठीक है, ये होता है इसकी मतलब। आगे आइए देखते हैं क्या लिखा गया। आगे लिखा गया बीट अबाउट द बस। इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इसका मीनिंग है टू कम द पॉइंट इन अराउंड द बस, मतलब घुमा फिरा कर बात पर आना। मान लीजिए आपको कोई पसंद करता है और वो आपके सामने आपके ढेर सारी चीजों का वर्णन तो कर रहा है, आपकी ढेर सारी क्वालिटीज को आप कौन करा रहा है कि आप बहुत अच्छा लिखते हो, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, आप बहुत अच्छा डांस करते हो, या फिर बहुत अच्छा आप सिंगिंग करते हो। वो सारी चीजें बताने के बाद कह रहा है कि आप मुझे पसंद है, सारी चीजें बताने के बाद कह रहा है कि आप मुझे पसंद हो। लेकिन इसका मेन पॉइंट क्या था, उसका मेन पॉइंट तो यही था कि आप उसे पसंद हो ना। लेकिन उसने डायरेक्टली नहीं कहा, उसने आपकी ढेर सारी खूबियों को गिनाया, फिर जाके उसने ऐसा कहा। यही क्या होता है हमारा, डायरेक्टली बात को ना कहना बल्कि घुमा फिरा के कहना। तो इसका किस तरीके से किया है इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कम टू द मेन पॉइंट, डू नॉट बीट अबाउट द बस। कहीं आप सीधे सीधे कह दो, घुमा फिरा के बात में बताना। ऐसा बोलते हैं ना, घुमा फिरा के बात में बताना, जो कहना वो सीधे सीधे कह दो। हाँ देखते क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया बाई आर बाई टू। बाई इसका मीन्स क्या निकल रहा है, बाई एनी मीन्स। इसकी हिंदी अगर हम बात करते हैं इसका मतलब होता है उचित या फिर अनुचित रीति से, मतलब धनुष। बाई आर बाई प्रूफ, हम उसे हासिल करेंगे चाहे किस तरीके से। अगर ऐसी भावनाएं हो रही है, इस तरीके से हम किसी चीज को उपलब्धि में लगे हुए हैं, तो इसे क्या कहते हैं, ना उचित देखा जाएगा ना अनुचित देखा जाएगा, केवल और केवल अपना लक्ष्य देखा जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज हम किस तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है we want to get success in the examination by book और by proof। वह परीक्षा में सफल होना चाहता है by book by proof था गया। यहाँ पे लिखा गया है by and by। इसका मीनिंग निकलता है बिफोर लॉन्ग, यानी कि शीघ्र ही। अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो इसके हिंदी में मतलब होता है शीघ्र ही, यानी कि जल्द ही। ठीक है, इसकी यूज हम किस तरीके से किए हैं, इसका यूज हम किए हैं बाई एंड बाई। सबसे पहले देखो हम इसका ही यूज करेंगे बाई एंड बाई। ही विल बिकम अ परफेक्ट साइंस, यानी कि वह शीघ्र ही वह परिपूर्ण। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा बाई मिशन स्टार्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इरेगुलरली, मतलब कि अनियमित तरीके से। मान लीजिए आपके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनियमित से काम करता हो, मतलब कभी पढ़ाई अपनी 7 बजे कर रहा है, कभी 6 बजे कर रहा है, कभी 2 घंटे कर रहा है, कभी 1 घंटे कर रहा है, कभी 4 घंटे करके जा रहा है। उसका कोई भी नियम फिक्स नहीं है, कोई भी उसका रेगुलर टाइम नहीं है कि 6 से 7 पढ़ेगा या फिर 7 से 8 पढ़ेगा या फिर 2 घंटे पढ़ेगा, 4 घंटे पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा ये नहीं फिक्स रहता है। तो उस काम को हम क्या कहते हैं, बाय फिक्स एंड स्टार्ट कहते हैं। और इसका यूज किस तरीके से कर रहे हैं इसको देख लेते हैं। इसका यूज हम कर रहे हैं मैंने फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ही इज रेडी बाय फिक्स एंड स्टार्ट। महेश परीक्षा में असफल हुआ क्योंकि वह अनियमित रूप से पढ़ाई करता है। आप लोग भी महेश की तरह काम कर रहे हैं तो आप लोग इसको बंद कर लो, क्योंकि आप लोग परीक्षा में फेल नहीं बल्कि आप लोग को पास होना है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नियम्स को फॉलो करना है जो आप लोग को करना चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है। अगला हमारा है ब्रेड एंड बटर। इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, इसका मीनिंग है लिवली होल्ड। ठीक है, कि जैसे हम अपनी जीविका के लिए, यानी कि रोजमर्रा के
जरूरतों को हम पूरा करते हैं ना, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हम काम करने जाते हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, हर एक व्यक्ति ने अपने अपने लिए एक काम फिक्स कर रखा है, वो करता है, उसको पैसे मिलते हैं, उसी से पर जीविका करता है, तो वही चीज जीविका है। ठीक है, देख लेते हैं इसका यूज हमने किस तरीके से किया है। इसका यूज किया है, एवरी पर्सन इज बिजी इन हिज ब्रेड एंड वाटर प्रॉब्लम ड्यू टू डियर। अगला हम बात करते हैं, क्या लिखा गया यहाँ पे, लिखा गया है ब्रेथ वंस लास्ट, यानी कि टू डाई, अंतिम सांस लेना। आप लोगों ने भीष्म पितामह का नाम सुना होगा। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे हुए थे ना, जो तीरों पे लेटे हुए थे, और तीर पे लेट के ही पूरा महाभारत का युद्ध देखने के बाद ही खत्म हुए थे। तो जब सरसैया पे लेटे हुए थे तो क्या कर रहे थे, वो अपने अंतिम सांस को ले रहे थे। क्या कर रहे थे, अंतिम सांस को ले रहे थे। ठीक है, हिज फादर ब्रीथेड हिज लास्ट लिविंग बिहाइंड हिम 6 चिल्ड्रन। ठीक है, बिहाइंड हिम 6। अगला देखते हैं क्या लिखा गया, लिखा गया है ब्रेक एंड आइस। ब्रेक एंड आइस इसका क्या मीन्स है, टू ब्रेक साइलेंस। टू ब्रेक साइलेंस यानी कि मौन का वातावरण तोड़ना। मौन का वातावरण तोड़ना। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर है जो बहुत चुपचाप चुपके बैठे हुए हैं, या फिर फैमिली में ढेर सारे सदस्य बैठे तो हुए हैं साथ में, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एकदम शांति का माहौल, एकदम सब मौन धारण करके बैठे हुए हैं। तो आप में से कोई आके उनको कुछ ऐसी बातें बता देता है कि अचानक से सभी बोलने चालने लगते हैं, या फिर उनके चेहरे पे हंसी आ जाती है, तो उसके अंदर एक कोलाहल कुछ शुरू हो जाता है। उससे तो हम क्या करेंगे, ब्रेक टू आइस। ठीक है, ये खाने वाला आइस नहीं है, खाने वाला आइस नहीं है, किसको आप खा जाओगे। लिखा गया है व्हेन ऑल वे साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम आई डिसाइडेड टू ब्रेक एंड आइस। खामोश बैठे हैं काफी समय से, तो मैंने निर्णय किया, मैंने सोचा कि मैं इनके मौन के वातावरण को तोड़ूंगी, इनकी स्थिति को। तो आइए अगला देख लेते हैं, अगला क्या लिखा गया। यहाँ पे लिखा गया बर्ड्स आई व्यू और जनरल स्टडी एट अ ग्लांस, यानी कि सरसरी नजर से देखना। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है, नया हो या पुराना ही हो, आप उसको एक बार सर से लेके पांव तक देखते हैं कि कौन से किस तरीके से कपड़ा इसने पहन रखा है, या फिर उसके खड़े होने का तरीका क्या है, एक सरसरी नजर आप उससे डालते हैं, फिर उससे आप बात करना शुरू कर देते हैं। यही क्या होता है, यही होता है सरसरी नजर। इसका यूज हम किस तरीके से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया ऑफ द गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन प्रोफेशन। ठीक है, अगर हम देख लेते हैं अगला क्या लिखा गया बाय लिफ्ट एंड बॉन्ड्स। इसका मीन्स क्या निकला, वेरी रिफ्लाइट, यानी कि दिन दुगनी रात चौगनी। ये शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना हो, बहुत लोग आशीर्वाद में भी देते हैं, भाई आप खुश रहो, आपके दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति हो, या फिर कहते हैं कि फलाने दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते जा रहे हैं। इस तरीके से वाक्य आप लोगों ने कई बार सुन रखा होगा, उसी को कहेंगे बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स। ठीक है, तो आप लोग इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, आशीर्वाद भी दिया जाता है दिन दुगनी रात चौगनी। तो इसका यूज किस तरीके से हुआ, इसका यूज हुआ है इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लिव्स एंड बॉन्ड। अगला हमारा क्या है, इसको देख लेते हैं। अगला हमारा वेगन डिस्क्रिप्शन। इसका मीन्स क्या निकल रहा है, टू व्हीलर स्टेबल। इसका मतलब क्या है, वर्डन से बाहर। वर्डन से बाहर मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके, वो अतुलनीय हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे वेगन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे यूज क्या किया गया है द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल वेगन डिस्क्रिप्शन। ताजमहल की ब्यूटी ऐसी है कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती, वो अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा ब्रिंग टू यानी कि टू पनिश। इसका मतलब टू पनिश होता है यानी कि सजा देना। ठीक है, आप कोई गलती करो, मम्मी थप्पड़ लगाती है, क्या करती है, सजा देती है, यानी कि आपको पनिश करते हैं, पनिश। इसको हुआ है, देख लीजिए कैसे तरीके से यहाँ पे लिखा गया द नॉटी बॉय वाज ब्रोट टू बुक बाय द प्रिंसिपल। यहाँ पे ब्रोट का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट में है, तो पास्ट में आपको पता है कि पास्ट में हम मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म को लगाते हैं, यहाँ पे इसीलिए सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको विद द एयर, हवा में हाथ पर माना। इसका किस तरीके से हुआ, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया व्हेन द लॉयन वाज इट बिगेन टू ब्रीथ द एयर विथ इट्स पॉन्स। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने एलियंस को पढ़ाए हो, आप लोगों को एलियंस जो भी पढ़ाया गया है इस क्लास में सारे समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट ऑल द बेस्ट, इस तरीके से वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए।